नहीं, सारे ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ते हैं। जाते हो तो जाओ अरे ओ जाने वालों, और एक रात में दो आनंद उठाने वालों। आहा, इसका इको थोड़ा सा कम कर दो। वो पिछले कवि सम्मेलन में मैंने कहा था इको कम कर दो, तो पास में दौड़ के आया, बोला किसको कम कर दूं। ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी निशा उज्जैनी आई थी, भाई बहन का संवाद देखा आपने? वाह। वो बोल रही थी तो ऐसा लगता था जैसे जैसे कोई टाइल्स पे स्टूल घिस रहा हो। यही इनका इनका कमाल है। ये वाकई बहुत सुरीली आवाज है। बेटा सीधा बैठ, है ना, ऐसे सुबह 6:50 पे बैठते हैं। 4-5 कवि हमारे बीच में शहीद हो गए। भगवान इन सबकी आत्मा को शांति दे। भाई विष्णु विश्वास को विशेष प्रणाम। वो तो आज कवि सम्मेलन में बैठा, नहीं तो ये टाइम उसका पीपल पे उल्टे लटकने का होता है। जय हो। वाह, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ढंग ढंग की पिक्चर देखनी है तो 2-4-5 विज्ञापन झेलना पड़ते हैं। ये जो चल रहे थे ये विज्ञापन थे। पिक्चर अब आपके पास सामने स्टार्ट हुई है, नहीं थोबड़े पे मत जाना आप, है ना। मतलब ये समझो कि निशा उज्जैनी पढ़ रही है। अब ये तो संचालक का इतना अच्छा संचालक, सारे कवि घेर के बैठे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि संचालन कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आज इसकी गोद भर रही है। मतलब क्या क्या कहा जाए, आनंद। अब जितनी देर में आपके बीच में हूं, केवल मस्ती के मूड में रहना साहब। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बीच में ज्ञान की कोई बात नहीं कहूंगा। नहीं सही कह रहा हूं? दादा बैठ जाओ, इधर से उधर 3 राउंड खाली है, किस जुगाड़ में हो, और सही मुद्रा में कवि सम्मेलन सुनो। हाँ बैठ जाओ दादा, पानी पिला रहो। बस एक बार दादा के सम्मान में ताली ठोक दो। अच्छों को पानी पिला दिया इनने। 2 पुलिस के जवान बैठे हैं, इन्हें भी विशेष प्रणाम करता हूं। हमारे यहाँ की पुलिस हिंदुस्तान में किसी की नहीं सुनती, आज मेरे को सुन रही है। और साहब स्थितियां तो ये आपको मालूम है, भोपाल की जेल से आतंकवादी भगे थे। 2 साल पहले की घटना आपको ध्यान होगा, और पुलिस वालों ने उनका एनकाउंटर किया था। मैं पहले इनके सम्मान में 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं कि भोपाल की जेल से 8 आतंकवादी जेल तोड़ करके भागे। उस घटना को अपनी स्मृति में लाना साहब। धीरे धीरे कुलदीप को खोलने का प्रयास करना। खोलने का मतलब ये नहीं है आप में से कोई नट बोल्ट लेके मंच पे आ जाए। मतलब जो जहां बैठा वहीं बैठ कर ताली ठोक देना। बहुत अच्छा मंच है, सिंगा जी का मंच है साहब, पावन पुनीत मंच है। देश के महान कवि मंच पे विराजमान है। और ये कवि लोग तो मेरे को प्रेम से विजय विचित्र, ये तो मेरे को ऐसे देख रहा है जैसे थोड़ी देर बाद मैं इसको तनख्वाह बांटने वाला हूं। वाह। ये हालत होती है साहब। मालवा का आदमी, निमाड़ का आदमी, कहीं जाने की जरूरत नहीं, देख के हाथ से पैदा होता है। ये कवि लोग मेरे को प्रेम से बोलते हैं कुलदीप रंगीला। और मेरी पीड़ा ये है कि नाम रंगीला, पर ऊपर वाला रंग देना ही भूल गया। ये करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे दिख रहे हैं जिनको बाल देना ही भूल गया। नहीं, हालांकि क्या है, मैं गंजों का बहुत सम्मान करता हूं। और इसलिए करता हूं दादा, ये जो गंजे होते हैं ना, ये हमारे देश में 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्णगंज, आहा, जिनका पूरा मैदानी साफ होता है। दूसरे होते हैं अर्धगंज। आहा। देखो, मेरी कविता का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है।
लेकिन फिर भी किसी के निजी जीवन से मेल खाई तो उसके लिए लेखक की कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। हजारी दादा की मूछें भी देख लो साहब, ऐसा लगता है जैसे घड़ी में बराबर 9:15 हुए हों। तो साहब ये जो गंजे होते हैं दादा, ये जो गंजे होते हैं गुरुजी, ये जो गंजे होते हैं ये हमारे देश में 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पूर्णगंज, जिनका पूरा मैदान ही साफ होता है। दूसरे होते हैं अर्धगंज, जिनका बीच का मैदान साफ। दादा बीच का मैदान साफ, दोनों तरफ थोड़े थोड़े बाल। इनको देखो तो ऐसा लगता है जैसे खाली बस में 2 ही तरफ सवारियां लटक के जा रही हो, वो भी विदाउट टिकट। ने ऊपर से इनके बड़े बड़े कान देख लो, ऐसा लगता है जैसे कोई साइकिल पे 2 दूध की टंकियां लटका के ले जा रहा हो। ये गंजों का आनंद है साहब। मेरे घर के पड़ोस में एक देवीलाल जी रहते हैं, उनकी खोपड़ी पे एक भी बाल नहीं। अब उनका 8 साल का पोता उनकी खोपड़ी पे ट्रक चला रहा, नकली। मतलब ये मत समझना कि दादाजी को उठाया ने ट्रक के नीचे ही घुसेड़ दिया। ट्रक लेके शुरू हो गया वाएं वाएं। अब वो क्या 5-7 मिनट तो दादाजी को भरपूर आनंद आया। फिर जो ट्रक के छोटे छोटे काले काले पहिए होते हैं वो दादाजी को गड़ने लगे। तो दादाजी जोर से चिल्लाए, करे क्या कर रही है? बोला कुछ नहीं दद्दू, ट्रक चला रहा हूं। बोले क्यों रे, ये कोई ट्रक चलाने की जगह है? बोले दद्दू दद्दू, ये हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा हाईवे जिसपे एक भी टोल टैक्स नहीं है। तालियां कमजोर है, पीछे वालों की भी तालियां उठे। अरे पहले पूरी बात तो सुनो। मैं कोई निशा उज्जैनी हूं। मैं देखो, ये तो हंसने हंसाने की बात थी, लेकिन मैं गंजों के सम्मान में एक टिप्पणी कर देना चाहता हूं साहब। हालांकि कहा जाता है जहां गोबर होता है वहीं घास ज्यादा उगती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं साहब, मैंने पूरे देश की यात्रा की और निवेदन कर देना चाहता हूं, पूरे देश की यात्रा की। मैं गया गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, लखनऊ, पटना, पणजी, शिमला, शिलांग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम। पर पूरे विश्व में ये गंजे एकमात्र ऐसे प्राणी होते हैं जिनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अब बजाओ। ये आनंद होते हैं साहब। मैंने एक गंजे से पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब गंजे होने का कुछ फायदा? बोले फायदा तो क्या, नुकसान है। मैंने कहा क्या नुकसान? बोले सुबह जब मुंह धोता हूं तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि मुंह कहां तक है। ये आनंद की बात होती है साहब। मस्ती में जीने वाले लोग होते हैं। वो निवेदन कर देना चाहता हूं कि भोपाल की जेल से साहब मैं फिर अपने मुद्दे पे आता हूं। अब मैं चाहता हूं आपके नगर का ये जो बालक है भाई विजय विचित्र, इसने इतना अच्छा काव्य पाठ करा है। और हालांकि अपने शहर में, अपने नगर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसका कमजोर था, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने नगर में अपनों के बीच में कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। लेकिन कहीं स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है, आधी जंग वो लड़ने के पहले ही जीत जाता है। आज वो जंग जीत नहीं पाया है, कहीं ना कहीं उसके पीछे योगदान आपका भी है। आपकी तालियों ने उसे कमजोर बनाया है। लेकिन मैं विजय के लिए 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं इस मंच पे कि हर गली, हर शहर, हर मकान सुनता है, मृतकों की आत्मा संतों का ध्यान सुनता है। विजय विचित्र कवि है, मगर खुशी इस बात की है कि इन्हें सतवा सुने या न सुने, मगर विजय को पूरा हिंदुस्तान सुनता है। विजय को पूरा हिंदुस्तान सुनता है साहब। पूरा सदन एक बार जोरदार ताली बजाए इस विजय विचित्र के लिए। इसने कहा था ऐसा झूठ बोल देना, इसलिए मैंने बोला। हालांकि झूठ वूठ में बोलता नहीं हूं। बोलना पड़ता है, वो क्या लिफाफा इनसे ही लेना है। तो इतनी मक्खन पॉलिसी करनी पड़ेगी, बाकी तो कोई खास बात नहीं है साहब। मैं कहना चाहता हूं कि भोपाल की जेल से जब 8 आतंकवादी, बेटा ऊपर आ जा, बुआजी के पास बैठ जा। उचक उचक के देख रहा, कभी देखी नहीं क्या महिला? और हालांकि ये निशा उज्जैन, इनको देख लो आप, इनको मूछ लगा तो मंगल पांडे की बुआजी लगेगी ये। और इनने लिपस्टिक तो इतनी लगाई है, इतनी लिपस्टिक में तो हमारे मालवा में भेरू जी को चोले चढ़ जाया करते हैं। नहीं, हालांकि मैं लिपस्टिक का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि सुंदर दिखने के लिए भाई साहब लिपस्टिक की आवश्यकता नहीं है।
जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, प्राकृतिक सुंदरता की बात अलग होती है। मैं 4 पंक्ति में बताना चाहता हूं कि लिपस्टिक की आवश्यकता किसको है और किसको नहीं है। बात आप तक पहुंच जाए तो पीछे वालों के भी हाथ उठे कि हो जिसके होंठ मधुशाला मगर आंखें शराबी हो। आहा, वाह 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 वाह। हो जिसके होंठ मधुशाला मगर आंखें शराबी हो, जुबां हिलती नहीं जिसकी अदाएं ही जवाबी हो, तो लिपस्टिक रंग क्या देगी उसे जो खुद गुलाबी हो, और लिपस्टिक वो लगाए जिसके होठों में खराबी हो। हाय हाय। लिपस्टिक वो लगाए जिसके होठों में खराबी हो, लिपस्टिक वो लगाए जिसके होठों में खराबी हो। साहब, जो प्राकृतिक सुंदरता होती है उस प्राकृतिक सुंदरता की बात अलग होती है। तब मैं कहना चाहता हूं कि भोपाल की जेल से और पुलिस वालों के बारे में मैं बात कर रहा था। साहब, मेरे को एक बात पुलिस वालों की आज तक समझ में नहीं आई। 2 लोग यहाँ पे पुलिस विभाग से विराजमान हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब पुलिस की भर्ती होती है, मैंने रिसर्च किया लेकिन आज तक मेरे को जवाब नहीं मिला। भाई साहब, मंच पे भी बड़े लोग बैठे हैं। मनोहर भैया, आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, आपको भी बधाई देता हूं। और एक बात मैंने रिसर्च की साहब, जब पुलिस की भर्ती निकलती है, पुलिस की वैकेंसी निकलती, तो उसमें एक शारीरिक परीक्षण होता है। परीक्षण ये होता है कि जब हम पुलिस की भर्ती में जाते हैं तो उसमें एक चीज देखी जाती है कि आदमी का सीना आगे होना चाहिए और पेट पीछे होना चाहिए। ये पुलिस के प्रशिक्षण में कहा जाता है कि आदमी का सीना आगे और पेट अंदर हो, लेकिन आदमी जब रिटायर होता है तो इसका उल्टा हो जाता है। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों होता है। और अभी तक हम धार में कवि सम्मेलन में गए थे पिछली 3 तारीख को, कम से कम 10,000 पब्लिक मंच पे, राणावत जी मंच की अध्यक्षता कर रहे, टीआई साहब, मैं टीआई साहब के पास में ही बैठा, और चारों तरफ 10,000 पब्लिक, 10,000 पब्लिक के चारों तरफ 10 पुलिस के जवान घूम रहे, 10-12 इधर महिला पुलिस बैठी 5-7। मैंने टीआई साहब से पूछ लिया, मैंने कहा यार टीआई साहब एक बात बताओ, ये 10-12 पुलिस के जवान किस लिए? बोले पब्लिक नहीं भाग जाए। मैंने कहा गजब का मैनेजमेंट है। मैंने कहा ये लेडीज पुलिस किस लिए? बोले पुलिस के जवान नहीं भाग जाए। गजब का मैनेजमेंट है साहब। तब कहना चाहता हूं, ये हंसने हंसाने की बात थी, लेकिन उनके सम्मान में आप ताली मेरी इन पंक्तियों पे बजाना कि भोपाल की जेल से, और साहब तालियों का घनत्व थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए इनके सम्मान में, कि भोपाल की जेल से जब 8 आतंकवादी जेल तोड़ करके भागे, उनकी आहट पाकर मेरे देश के होनहार पुलिस वाले जागे। जल्दबाजी में आतंकवादी घुस गए गांव में, बेड़ियां थी उनके पांव में। ये ऊपर वाले का योग था या संयोग था, पर उस एनकाउंटर में पुलिस के साथ साथ गांव वालों का भी बहुत बड़ा सहयोग था। और मेरा शासन से निवेदन है कि इस एनकाउंटर के लिए गांव के प्रत्येक नागरिक को पुरस्कार स्वरूप 1-1 हजार रुपए, उन पुलिस कर्मियों को 1-1 पेटी, और शहीद हुए उस हवलदार को 1 खोखा देना चाहिए। और देश के जितने भी आतंकवादी हैं उन सबको भागने का 1-1 मौका देना चाहिए। उन सबको भागने का 1-1 मौका देना चाहिए। उन सबको भागने का 1-1 मौका देना चाहिए। साहब, इससे ज्यादा चमचागिरी में इनकी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को घर भी निकलना है। लेकिन साहब, हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है जब हम जानते हैं कि 2016 में सिंहस्थ गया, मेहनत की, और हम लोगों को जितनी सुविधाएं दी, इसलिए एक बार पूरा सदन इनके लिए जोरदार तालियां बजाए। और हम जानते हैं इस कोरोना काल में जो इन्होंने सेवाएं हमको दी है, ये अलग बात है, ये अलग बात है। कईयों को सेवाएं आगे से मिली है, कईयों को पीछे से मिली है साहब। और इन सेवाओं के लिए पूरे विश्व की पुलिस को सम्मानित किया गया। अमेरिका में हमारे मालवा का एक रामलाल भी सम्मानित हुआ, अधिवेशन हुआ, अधिवेशन में पूरे विश्व की पुलिस इकट्ठी हुई साहब। दिन में अधिवेशन हुआ, अधिवेशन के बाद में रात को सारे पुलिस वालों ने गोला बनाया, ने पीने बैठे। अब चीन वाले ने पीने के बाद में बॉटल को हवा में उछाला और गोली मार दी, ढिचियाओ। तो हमारा रामलाल बोला व्हाट इज दिस? बोला हम चीन की पुलिस, एक बार जिस बोतल में पी लेते तो उसमें दोबारा नहीं पीते। तो पाकिस्तान वाले का स्वाभिमान जागा, उसने गिलास उठाया, ऊपर उछाला, बोले डिस्टियाओ। रामलाल फिर बोला, बोले ये क्या तमाशा? बोले हम पाकिस्तान की पुलिस, एक बार जिस गिलास में पी लेते उसमें दोबारा नहीं पीते। अब हमारे रामलाल का स्वाभिमान जागा,
उसने चीन वाले की कॉलर पकड़ी, ऊपर उछाला, डिश्टियाओ, तो पाकिस्तान वाला फड़फड़ाया, बोले ये क्या है? बोले हम हिंदुस्तान की पुलिस, एक बार जिसके साथ पी लेते उसके साथ दोबारा नहीं पीते। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन साहब मुझे कुलदीप रंगीला को विदा करना, जिन तालियों की अपेक्षा मैं करता हूं वो तालियां मुझे नहीं मिल पाई। लेकिन साहब मैं कहना चाहता हूं, इनके सम्मान में 4 पंक्ति और पढ़ देना चाहता हूं। हमारे देश में जब 8-8 साल की बच्चियों के साथ रेप होता है, हमारी सरकार जब कुछ नहीं कर पाती है, उस वक्त ये पुलिस वाले जो करते, तब कहना चाहता हूं कि दूर दूर उनके मुख से निवाले कर दो, दूर उनके मुख से निवाले कर दो, मखमली पांवों में छाले कर दो, और जितने भी बलात्कारी हैं मेरे देश में उन्हें हैदराबाद पुलिस के हवाले कर दो। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। मेरे सतवास के रसज्ञ श्रोताओं, कवि सम्मेलन केवल चुटकुले और फोड़बाजी को नहीं कहते हैं। कवि सम्मेलन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये चुटकुले कर दिए, फोड़बाजी कर दिया, आपको हंसा दिया, ये कोई मेहनत का काम नहीं है। ये रात दिन का चटनी चूरन है, रात भर का सबको मालूम है, एक एक रात सब निकाल देते हैं सारे कवि, रोज का करने का रहता। कविता क्या होती है? कविता क्या होती है वास्तव में? कविता सुनना, अच्छी बातों पर ताली बजाना, कविता की यात्रा करना। हिंदुस्तान भर में मैं दावा करता हूं, इस मंच से कसम खा के कहता हूं, दुनिया में किसी व्यक्ति ने मां पर ऐसी कविता नहीं लिखी जो कुलदीप रंगीला ने लिखी। एक बार जोरदार ताली बजाओ, मां पर कविता सुने। चलिए, वाकई सुनना चाहते हो। देखो क्या है, हम तालियों से चलने वाले खिलौने हैं साहब, आगे वालों का पूरा सहयोग मेरे को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पीछे से तालियां कम आ रही है। और हम वो लोग हैं साहब, थोड़े से गंभीर हो जाना मेरे साथ, हम वो लोग हैं जिन्होंने 2019 के बाद में सीधे 2021 देखा है, 2020 हमने नहीं देखा है। मैं कहना चाहता हूं, आप में से शायद ही एक आदमी भी ऐसा होगा जो 2020 में सुखी रहा हो। साहब हम जानते हैं, कहीं तूफान, कहीं सुनामी, कहीं टिड्डियां, स्थितियां ये हो गई, आदमी आदमी को देखने के लिए तरस गया। हम जानते हैं कि आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं होती है रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन 2020 में हमने ये सीखा है बाबूजी कि हम आदमी रोटी के बिना रह सकता है, आदमी मकान के बिना रह सकता है, आदमी कपड़े के बिना रह सकता है, मगर आदमी आदमी के बिना नहीं रह सकता है। बहुत अच्छे साहब मैं कहना चाहता हूं, मैं अपनी घर की छत पे टहल रहा था, जून महीने का समय था, जिस समय आदमी आदमी को देखने को तरस रहा था। एक टिड्डी का झुंड गुजरा मेरे घर की छत पे से। टिड्डी आपके यहाँ भी आई होगी, आप जानते हैं फसलों को नष्ट किया होगा। 4 पंक्ति फिर पढ़ता हूं, मुझे आदेश देना, माँ वाली कविता के लिए आदेश हुआ है, वो कविता पढ़ दूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ बात और करना चाहता हूं आपसे। टिड्डियों का एक झुंड गुजरा, एक टिड्डी आके मेरे कंधे पर बैठ गई। साहब टिड्डियां पूरे आसमान में, आसमान नजर नहीं आ रहा था, इतनी टिड्डियां। मैंने इस टिड्डी को उठाया, उस टिड्डी को देख के 4 पंक्ति कही, और वो 4 पंक्ति अगर आपके हृदय पटल पर अंकित हो जाए कि आपके छोटे से बालक ने, क्योंकि मैं बताऊं सतवास वो जगह है, आज से 12 साल पहले कुलदीप रंगीला ने जब कविता की शुरुआत की थी, तो पहला कवि सम्मेलन मैंने सतवास में पढ़ा था, और उस कवि सम्मेलन में मुझे 51 रुपए का लिफाफा मिला था साहब। और उस 51 रुपए का लिफाफा मिलने के बाद मैंने कसम खाई थी कि मुझे कवि सम्मेलन से, आज आदरणीय दिनेश भाई साहब जानते हैं, मुझे कवि सम्मेलन से 10,000, 20,000, संस्कृति विभाग के कार्यक्रम में 50,000 तक के लिफाफे मिलते हैं। लेकिन वो 51 रुपए का लिफाफा जब मेरे हाथ में आया था, मैंने संकल्प लिया था कि कवि सम्मेलन से मुझे कितना भी धन प्राप्त हो, कितनी भी राशि प्राप्त हो, उस पैसों का मैं कभी खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि उस पैसों से 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करूंगा। और मैं आज भी कवि सम्मेलन के पैसों से 2 गरीब बच्चों का पालन पोषण करता हूं। वाह 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 वाह। हालांकि वो 2 बच्चे मेरे खुद के ही हैं। जय हो जय हो जय हो। हा हा हा, वाह 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 वाह। ताली वाली बजाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब आप क्या समझो, दूसरों पे लूटा हुआ?
पागल कुत्ते ने काटा है, ऐसी बात नहीं है साहब, ऐसी बात नहीं है साहब। मैं कहना चाहता हूँ, जब टिड्डी आकर मेरे ऊपर बैठी, मैंने उस टिड्डी को उठा के 4 पंक्ति कही। अगर वो 4 पंक्ति आपके हृदय पटल पर अंकित हो जाए तो यहां से वहां तक दोनों हाथ खड़े कर कर मुझे आशीर्वाद देना, तो मैं आगे काव्य पाठ करूंगा। मैंने उस टिड्डी को उठा के कहा कि अपनी अदा थी, अपने अपने मूड में घूमा करते थे। मैं अकेला टिड्डियों का कुनबा, कि अपनी अदा थी, अपने अपने मूड में घूमा करते थे, कभी हवा में, कभी तीर्थ के कुंड में घूमा करते थे, और अपने कुनबे पर इतना अभिमान करो ना टिड्डी दल। अरे कुछ महीने पहले हम सब भी झुंड में घूमा करते थे, कुछ महीने पहले हम सब भी झुंड में घूमा करते थे। न जाने हमारे उस झुंड को किसकी नजर लग गई। बाबूजी बैठ जाइए, कृपा करके बैठ जाइए। प्रणाम करता हूं आपको, आप समय पर आए, वो हम ही जल्दी शुरू हो गए थे। हमें पता था कि आप 12:30 बजे आएंगे, तो हम 12:35 पे प्रारंभ करते हैं, है ना। ठीक है, आ गए सबके और बच्चे हैं 1-2 बाबूजी। के छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, वाह, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में। वाह, रे छूने से फैली महामारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में। अरे जो एसी के बिन में बैठ के खेल रहे थे पबजी। बेटा यहाँ ताली नहीं बजानी अपने को, है ना। यहाँ लखबीर सिंह लखा की भजन संध्या थोड़ी चल रही है, रात भर कुटेंगे। कि जो एसी के बिन में, साहब बड़े बड़ी कंपनी के मैनेजरों की क्या हालत हो गई थी, ध्यान देना पंक्ति पे। कि जो एसी के बिन में बैठ के खेल रहे थे पबजी, वे भी अब सुनसान सड़क पर बेच रहे हैं सब्जी। अरे वे भी अब सुनसान सड़क पर बेच रहे हैं सब्जी। ले लो रे तरकारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में। बहुत बढ़िया। और साहब, बस इस प्रांगण में केवल 2 माताएं बहनें विराजमान हैं। जिस समय कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ बहुत सारी माता बहनें थी, लेकिन अभी केवल 2 माता बहनें। पीछे मत देखो, दोनों मंच पे बैठी है। मतलब क्या माता बहन आपके पास, हम भी लेकर आते साथ में। साहब सुनिए बेटा, बेड़िया है ना, इतनी भीड़ में तेरे पापा नहीं मिलेंगे। पिछले कवि सम्मेलन में मैं लेकर आया था, मेरे ही 3 दिन में मिले। के कोरोना के काल, साहब माता बहनों पे क्या गुजरी है। ये 2 देवियां बैठी है साहब, इन पे क्या गुजरी कोरोना काल में, आनंद लेना। वाह। के ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे। अरे ब्यूटी पार्लर खुलेंगे कब तक पत्नी हमसे पूछे। अरे 2 महीने में निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे। अरे 2 महीने पे निकल चुकी है साजन मुख पर मूछे। गिरिजा बन बैठी गिरधारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में। और साहब कुछ तो ऐसे थे जिनकी पत्नी गई तो वो नहीं आई, और कुछ ऐसे थे जो भेजना चाहते थे तो हमेशा के लिए ही गले पड़ गई। 2 ही तरह के लोग फंसे हुए थे। वो कहीं टिड्डियां, कहीं सुनामी, और कहीं तूफान जी। आनंद लेना साहब, मस्ती की पंक्तियां देवियां। वाह वाह वाह, स्वागत। के कहीं टिड्डियां, कहीं सुनामी, और कहीं तूफान जी। अरे नई नई भुआ से बिछड़े नए नए फूफा जी। अरे नई नई भुआ से बिछड़े नए नए फूफा जी। कैसे गूंजेगी किलकारी कोरोना के काल में, कैद हुए सारे नर नारी कोरोना के काल में। बोलिए आज के आनंद की जय। और आइए साहब, मैं वो कविता आपके बीच में पढ़ देता हूं जिस कविता के लिए भाई हमारे विजय का आदेश हुआ। अगर आप सुनना चाहते हैं, और एक बात बता दूं, 3 मिनट की कविता, एक वचन अगर आप मेरे को दे सकते हैं उस कविता के लिए, कि अगर इस कविता के बीच में आप में से कोई उठेगा नहीं
तो वो कविता मैं आपको सुना सकता हूं। साहब मेरे जीवन की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक श्रेष्ठ रचना है, वो कविता का शीर्षक है माँ। और साहब माँ विषय पर अभी तक इन कवियों में से किसी ने कविता नहीं पढ़ी है। और ये कविता मैंने पिछली 22 तारीख को दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में पढ़ी थी साहब बंटी भाई। मैंने पिछली 22 तारीख को दिल्ली के कम्युनिटी हॉल में पढ़ी थी, जो सराफा मार्केट का एक कवि सम्मेलन था। और जब ये इस कविता को मैंने पढ़ा तो साहब सामने से एक सोनी जी मंच पर आए, उन्होंने अपने गले में से सोने की चेन निकाली 10 तोले की और मेरे गले में डाल दी। बोले मैं तुम्हारी कविता से बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, ये 10 तोले की चेन मेरी तरफ से पुरस्कार में तुमको देता हूँ। लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ कि कोई असली सोने की चेन 10 तोले की कैसे दे सकता है। साहब मैं घर गया और मैं भी हमारे जो सोनी जी हैं मनीराम जी की दुकान, उनकी दुकान पे गया, वो चेन मैंने दी। मैंने कहा इसको तोल के बताओ कितने तोले की है। उन्होंने उसको तोला, बोले 10 तोले की है। मैंने कहा कितने की है? बोले 35 रुपए की है। बोले नकली 35 की आती है। तो कई बार कवि नहीं सोता भी बदमाश निकल आते हैं साहब। ताली वाली बजाओ यार, व्यंग कर गया आदमी। मैं वही कविता आपके बीच में सुना रहा हूँ जिस कविता से मुझे 35 रुपए की चेन मिली थी। वाह साहब कविता की भूमिका सिर्फ इतनी सी है कि सीमा पर एक सैनिक रहता है, उस तक एक सूचना पहुंचती है, तार पहुंचता है कि उसकी माँ का स्वर्गवास हो गया। अविवाहित रहता है, घर आता है, अपनी माँ का अंतिम संस्कार करता है। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के पश्चात अपनी माँ से उसे बड़ा स्नेह था, माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। अपनी माँ की याद में 2 दिन तक रोटी का एक निवाला भी अपने मुंह पे नहीं रखता है। घर में जो रिश्तेदार आते हैं, मामा बुआ वगैरह, उससे कहते हैं कि बेटा कुछ खा ले, मगर वो फिर भी नहीं खाता है। वो अपने मुंह पे रोटी का निवाला कब रखता है, कैसे रखता है, ये आपको आगे कविता बताएगी। मैं कविता प्रारंभ करता हूँ, लेकिन एक बार आप हल्की सी ताली बजाकर मुझे इस कविता के लिए आदेशित करें। स्वागत, अभिनंदन। कि वह माँ जिसने जीवन भर मुझको रोने तक नहीं दिया। आहा, अरे वह माँ जिसने जीवन भर मुझको रोने तक नहीं दिया, आज उसी की यादों ने 2 दिन तक सोने नहीं दिया। जो बचपन में मुझे सुलाती मैं उसे सुला कर आया हूँ, और लगता जैसे माँ के संग में खुद को मिटा कर आया हूँ। लगता जैसे माँ के संग में खुद को मिटा कर आया हूँ। उपस्थिति दर्शाने वाले घर में रिश्तेदार थे सब। साहब कविता के साथ यात्रा करना कि उपस्थिति दर्शाने वाले घर में रिश्तेदार थे सब, पर फटकार लगाने वाला घर में कोई नहीं था अब। 2 दिन बीते, सारे बोले कुछ तो पेट में डालो तुम। माँ बोली सपने में आकर बेटा खाना खा लो तुम। सपने में पाके माँ का दर्शन मैं दौड़ा तब किचन में, फौरन हाथ लगाया मैंने रोटी के डब्बे के बर्तन में। अरे डब्बा खोला, उस डब्बे में मुझको माँ का प्यार मिला। जीवन भर फिर भूख ना लगे ऐसा ही का आहार मिला। अरे घी में लथपथ पतली पतली एकदम छोटी छोटी थी। अरे उस डब्बे में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी थी। क्या कहने भैया, वाह। उस डब्बे में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी थी। साहब इन पंक्तियों पे मुझे अधिक तालियों की, अधिक आशीर्वाद की अपेक्षा थी, लेकिन अगली पंक्ति पे मैं आपको एक अवसर और देता हूं कि उस डब्बे में माँ के हाथ की बनी हुई 2 रोटी थी। उस रोटी के साथ ना सब्जी, ना चटनी, ना भाजी थी। अरे उस रोटी के साथ ना सब्जी, ना चटनी, ना भाजी थी। अरे रोटी 2 दिन पहले की थी लेकिन एकदम ताजी थी। रोटी 2 दिन पहले की थी। वाह भैया, बहुत जोरदार। रोटी 2 दिन पहले की थी लेकिन एकदम ताजी थी। रोटी को लगा चेहरे से भूला, घर में माहौल है गम्मी का। वह 2 रोटी यूं लगती जैसे आंचल हो मम्मी का। अरे वह 2 रोटी हरिश्चंद्र की सच्चाई से अच्छी थी। जो लोग कवि सम्मेलन में कविता तलाश करने आते हैं, अगली 4 पंक्ति उनके लिए कि वह 2 रोटी हरिश्चंद्र की सच्चाई से अच्छी थी। वह 2 रोटी हरिश्चंद्र की सच्चाई से अच्छी थी। वह 2 रोटी रामायण की चौपाई से अच्छी थी। वह 2 रोटी जीवन के हर शुभ संयोग से अच्छी थी। अरे वह 2 रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी। वाह 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 भैया, वाह जोरदार, वाह। वह 2 रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी।
वह दो रोटी सांवरिया को। और मित्रों, कविता अपने अंतिम पड़ाव पर है। अगर कुलदीप रंगीला ने बेटा 2 मिनट जिसको भी फूल मालाएं डालनी है साहब, कविता अपने समापन की ओर है, 2 मिनट वहीं रुक जाना। कविता अपने समापन की ओर है। अगर कुलदीप रंगीला ने ईमानदारी से आपके हृदय पर हस्ताक्षर कर दिए हो तो आपका प्रेम, आप कविता के अंत में आधा मिनट ताली बजाकर मुझे विदा कर देना। मैं समझूंगा कि मैंने आपके हृदय पर ईमानदारी से हस्ताक्षर कर दिए हैं कि वह दो रोटी जीवन के हर शुभ संयोग से अच्छी थी, वह दो रोटी सांवरिया के 56 भोग से अच्छी थी। रोटी खाकर कुछ खाने की इच्छा मन में जगी नहीं, कसम है मित्रों माँ की मुझको भूख आज तक लगी नहीं। वर्ष कई व्यतीत हो गए इस घटना के बाद में, जाने कितने लम्हे गुजरे उन दो रोटी की याद में। माता मुझको भूख लगी मैं नींद में बोला करता हूँ, आज भी रोटी के डब्बे का ढक्कन खोला करता हूँ। भूख देखकर शायद मेरी उस माँ का कलेजा हिल जाए और फिर से किसी दिन डब्बे में माँ की 2 रोटी मिल जाए।